Morning, sir. Good morning, beta. Good morning, Prashant. So, how are you? Fine, sir. So, well prepared for tomorrow's quiz? Yes, sir. So, after this class, I'll also see in the Google Classroom in case any updation is required, especially with respect to the previous classes. If it is not uploaded or some notes, then I'll share it today just after this class. Okay, so that would be convenient for you in giving tomorrow's quiz. Yes, sir. So, सर ए स्टार के बाद की वीडियोस नहीं है आई थिंक जी बेटा ए स्टार के बाद आई थिंक वीडियोस नहीं है मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा और आज आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्लास सारे के सारे वीडियोस टिल this what we have just discussed last time is about adversarial search उसको वहां तक along with the PPT get it within an hour all the things. Hoping you must be now fine and in good health, Komal. Yes. So we were just discussing with Prashant that tomorrow is your quiz, and I would like to say best of luck for that quiz. Also, all those certain things which past videos which were not there, and if in case of any notes, that would be uploaded within an hour just after this class. Okay. So just ध्यान लगा के आप questions को solve करिएगा, and I have full confidence in all of you that you will all will come out with flying colors. So today we are going to start something new. We are going to start something fresh. And till now what we have discussed is that we have talked about artificial intelligence, we had looked at the background, we had looked at the historical perspective. फिर हमने एक architecture जो था block diagram artificial intelligence का उसको discuss किया था. And उसको discuss करने के बाद फिर what we had done was various types of agents के बारे में बात किया था, कंप्यूटर विजन के बारे में बात किया था. ये सारी चीजें हमारी यूनिट 1 में बात हुई थी. यूनिट 2 में आए तो हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को विजुलाइज कर सकते हैं एक सर्चिंग प्रॉब्लम की तरह समझने की कोशिश किया था, और सर्चिंग प्रॉब्लम होती क्या चीज है इस पर फोकस किया था, उसको डिफाइन करने की कोशिश की थी. फिर अलग अलग तरह के सर्चिंग प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं उनका कैटेगराइजेशन हमने उसके बारे में बात किया था. ये पाया था कि जो ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें सर्चिंग प्रॉब्लम्स को, वो 3-4-5 कैटेगरीज के आ रहे हैं. पहले तो आ रहा है हमारा अनइन्फॉर्म्ड सर्च या ब्लाइंड सर्च, जिसमें हम लोगों ने बेस्ट फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तमाम सारे एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया था. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट इन्फॉर्म्ड सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च, जिसमें हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार एल्गोरिथम पे फोकस किया था ज्यादा, और एओ स्टार एल्गोरिथम आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, एक बार आप देखिएगा, अगर नहीं क्लियर होगा पीपीटी में तो होगा, आपको जो शेयर करूंगा उसमें तो होगा, बट एक बार आप उसको एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी इसको ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बाद में डिस्कस करिएगा. तो दूसरी कैटेगरी आ गई हमारी ह्यूरिस्टिक सर्च या इन्फॉर्म्ड सर्च.
तीसरी कैटेगरी हमने एक और तरीके का डिस्कस किया था, दैट वाज लोकल सर्च एल्गोरिथम्स, जिसमें हमारा मेन फोकस हिल क्लाइंबिंग पर था। उसमें टेस्ट एंड जनरेट स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था और लोकल सर्च एल्गोरिथम में के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, हिल स्ट्रेटजी के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। एक चीज आपसे डिस्कस किया था थोड़ा सा, बट फिर ये एलोबरेट नहीं किया था, बट अगेन इट वाज समथिंग इन यूनिट 2 व्हिच आई हैड आस्क्ड यू टू डू, दैट वाज अबाउट द CSP, constraint satisfaction problem, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। तो एक एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल एन कलरिंग मैप हो गया या इस तरह के जहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगते हैं उन पर, उन तरह प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखिएगा। फाइनली फिर हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में अबाउट गेम थ्योरी, गेम्स, जिसको हम लोग एडवर्सियल सर्च भी कहते हैं, और हमने दो एल्गोरिथम के में उसमें डिस्कशन किए थे मेनली, दैट वाज मिनिमैक्स एल्गोरिथम and the other one was the pruning part, alpha beta pruning part. ठीक है, so we had finished till that and I hope अब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें होगा, you must have certain confidence. So if you look at the syllabus, then you will find out that whatever is written in unit 2, searching for solutions, uninformed, informed search, local search, adversarial search, search for games and alpha beta pruning, we have discussed all these aspects and now we are going, यानी सर्चिंग वाले पार्ट को हम लोग ने खत्म कर लिया और अब आज हम लोग एक आगे एक नए टॉपिक पर को शुरुआत करते हैं। सो दिस इज अ लिटिल बिट, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म पार्ट भी आने वाला है इस वाले यूनिट में। इसके बाद यूनिट 4 एंड यूनिट 5 कंपैरेटिवली easier हो जाएंगे and theoretical हो जाएंगे, but this one we have to discuss a little bit in a much more lengthier and manner. Now हम लोग बात कर रहे हैं एजेंट्स के बारे में, इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में, और हम लोग ने एक स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लिया, सर्चिंग स्ट्रेटजी। आपको और क्या लगता है कि क्या और जो चीजें, जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें अब डिस्कस करना चाहिए, what is that part? Can you just share कि आपको क्या लगता है क्या और चीजें होनी चाहिए? हमारा जो अगला टॉपिक है that is basically about knowledge representation and reasoning. Okay, so in case of knowledge representation and reasoning, what do we exactly mean by knowledge representation and reasoning? Before I deliberate on it, I want to know about your views, that what are your expectations when we are saying it as knowledge representation? What do you think does it mean? और फिर रीजनिंग वाला पार्ट तो इसका इसी के साथ जुड़ा हुआ है, बट इसका क्या मतलब आ रहा है, जिससे मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए कि आप लोग क्या सोच रहे हो, तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे कभी-कभी सर तो कुछ आता रहता है बट हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, मतलब सामने वाले को समझा नहीं पाते, बता नहीं, तो सर इसलिए तो मतलब हमें अपनी नॉलेज या फिर जो भी हमें आता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो आदेश कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सर मशीन की लैंग्वेज से, सर जो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर उसको वो सही से आंसर करे, जो हमें आउटपुट चाहिए। हाँ। एक हिसाब से सर वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में सर जो आप बातें पहले बोल रहे हो, आप दोनों लोगों को अगर मैं समराइज करूं तो आप चाहते हो कि मशीन हमें प्रॉपर तरीके से वो आंसर दे सके। आंसर जो दे पा रहा है, जैसे अभी आपने एक बात कही और उसके जवाब में मैं अब कुछ बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो ये बोल रहा हूं, ये जो मैं जवाब दे रहा हूं, ये तो बाद में दे रहा हूं, उसके पहले कुछ चीजें और हुई हैं। उसके पहले क्या चीज हुई, पहले मैंने आपकी बात को जब सुना एज एन एजेंट, और एजेंट के होने के नाते जब मैं सुना तो उसका जो मानचित्र है, जो आप चीज जो बोल रहे हो, कहीं ना कहीं मैंने अपना उसको मन में मेरे है, उसको मैं समझ लिया हूं कि वो क्या आप कहना चाहते हो। या मैं फॉर एग्जांपल अगर बोलता हूं एज अ लेमैन कि सपोज दैट कि दिस मोबाइल फोन इज पुट हियर, तो मेरे मन में कुछ चीजें आने लगती हैं। मेरे मन में क्या आने लगता है, द मोबाइल फोन इज पुट ऑन द टेबल का मतलब टेबल कुछ है, मोबाइल फोन कोई चीज है, उसके ऊपर
कुछ होगा रखा हुआ या कोई उसकी सिचुएशन होगी जिसको मैंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है उस सेंटेंस के फॉर्म में। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हम एक लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और अभी तो हम किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज जो हम और आप आपस में समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज। तो हम जो नेचुरल लैंग्वेज में चीजों को बोल रहे हैं उस चीज को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, जैसे जब कोई बच्चा होता है तो बच्चे को जब आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, बहुत छोटा होता है तो पहले वो नहीं समझ पाता है, उसको उसके सामने वो चीजें बताई जाती हैं कि ये इसका क्या मतलब होता है, तो वो समझना शुरू करता है। तो ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो नेचुरली वो चीजों को समझता रहता है। अब ये मशीन की बात अब हम करें तो इंटेलिजेंट सिस्टम्स की बात करें, इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात करें, ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें कैसे आ सकता है? यानी कि जो चीजें हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मशीन को भी रिप्रेजेंट कैसे रूप में करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, नाउ ये मेरा एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट तो मैं समझ लिया हूं और मेरे ख्याल से जितने लोग हैं 500 लोग यहाँ पर सबके सब समझ रहे हैं। बट ये चीज पहले तो किसी ना किसी फॉर्म में मशीन के अंदर भी तो रिप्रेजेंट तो होना चाहिए। मशीन के अंदर वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, वो क्या चीज है, वो चीज इसको हम लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया बच्चे का, तो जो एक बच्चा होता है आप उसको अपने नेचुरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हो और नेचुरल लैंग्वेज को वो धीमे धीमे वो समझ जाता है और उसको समझने के बाद वो इन्फर करने लगता है बाद में। और अब जैसे उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मोबाइल फोन टेबल पे रखा है, तो फिर वो आंसर देता है हाँ या नहीं, उसको विजुलाइज करने के बाद, उसको देखने के बाद। तो उसी तरीके से पहले तो जो चीज बोली जा रही है इन एजेंट के अंदर भी कोई तरीका होना चाहिए कि हम उसको रिप्रेजेंट किसी ना किसी रूप में कर सकें। मैंने अभी बोला जैसे कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो ये जो सेंटेंस है जो मैं समझ तो लिया हूं, तो उसको पर मैंने कहीं ना कहीं अपने मन में कहूं या ब्रेन में कहूं, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करो, आप उसको कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब तो किए और रखे, तो उसी तरीके से मशीन को भी तो मालूम होना चाहिए। यानी जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए। अब उसके बाद जैसे बच्चे का जब एग्जाम्पल ले रहा हूं और उससे पूछा गया क्या मोबाइल फोन टेबल पे रखा हुआ है, उसने हाँ या नहीं में आंसर दिया, तो जो ये हाँ या नहीं में आंसर दिया तो उसने सिचुएशन को देखा होगा, देखने के बाद प्रोसेसिंग किया और उसके बाद उसने रिप्लाई किया। रिप्लाई करने का मतलब उसने इन्फ्रेंस निकाला। ये पर्टिकुलर इन्फ्रेंस निकालने की टेक्निक को या तरीके को हम लोग रीजनिंग की बात कह सकते हैं। तो हम इस यूनिट में दो चीजों के बारे में बोलने वाले हैं। दो चीजों के बारे में क्या बोलेंगे, एक तो नॉलेज को इन एजेंट्स के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर जब रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो हम एक लॉजिकल कंक्लूजन में किसी चीज पर उस चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं नेचुरली एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, नहीं बल्कि मशीन के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक जो हम लोग ने बात किया इससे रिलेटेड आपको चीजें जो हैं इसमें कुछ आपको डिस्कस करना है या बात करना है, या समझ में आ गया या कुछ पूछना है? सर आ गया। बट यहाँ पर एक चीज, अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो तमाम तरह की चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वो समझ सकते हैं। उनके अंदर एक नेचुरल क्षमता होती है चीजों को समझने के लिए। मान लेते हैं आप जो है कार से ड्राइव कर रहे हो और अचानक रुक जाती है कार किसी वजह से, क्योंकि एक टायर जो होता है शायद पीछे का, वो मान लेते हैं उससे हवा निकल जाती है, उससे पंचर हो जाता है। हाइपोथेटिकली हम अजम्पशन ले लें, तो आप अपने फ्रेंड से कहते हो कि भाई पिछले टायर में, भैया आप ऐसे ही बोल देते हो, एक स्टेटमेंट देते हो बड़े जेनरिक तरीके से कि टायर पंचर हो गया, तो शायद जो दूसरा आपका फ्रेंड होता है आपके हाव भाव से, आपकी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप इन्फर कर लेता, समझ लेता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो ह्यूमन बीइंग्स तो बोलते कैसे हैं, वो किस दुनिया में रहते हैं और वहां पर बिहेव कैसे करते बोलते हैं, यहाँ तो तमाम चीजें अनसर्टेन होती हैं। अनसर्टेन का यहाँ मतलब होता है कि वो शायद पूरी तरीके से अपनी बातों को कहते भी नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम समझ भी लेते हैं वो कहना क्या चाहते हैं और उसके बाद हम भी उसका उत्तर दे देते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी है। तो अब अगर देखा जाए तो नॉलेज भी हम तमाम कैटेगरीज में बात कर रहे हैं।
एक कैटेगरी जो मैंने पहले बोला हुआ था, एक ऐसी कैटेगरी आ रही है जहां पर हमने जैसे कहा हुआ है दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने तो इसका सिर्फ एक उत्तर दिया, हाँ या नहीं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी ये अभी बात आ गई जहां पर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई। तीसरी बार ये अगर मैं बोलना चाहूँ एक जेनरिक स्टेटमेंट, अभी मैं बोलना चाहूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पर एक अलग तरह की कैटेगरी आ गई। पहले मैंने सेंटेंस में जब बोला था न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने सिर्फ एक चीज के बारे में बात किया था, न्यू दिल्ली के बारे में बात किया था और इंडिया के बारे में बात किया था। और अब जब मैं बोल रहा हूँ मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, तो ये मैंने एक से ज्यादा लोगों के बारे में यहाँ पर बात करने की कोशिश की। यानी रिप्रेजेंटेशन का मेरा मैकेनिज्म है जब मैं एजेंट्स के साथ करूंगा वो थोड़ा सा वेरी करेगा, वो थोड़ा सा अलग अलग होने लगेगा। और जब हमने एक अर्लियर बच्चे का जब मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो उस केस में हमने एक बात ये कही हुई थी कि बच्चा जब एकदम छोटा होता है तो उसको हम समझाते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन की, जिसके थ्रू हम चीजों को समझते हैं और हम फिर कन्वे भी करते हैं बाद में अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद। तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे किसी लैंग्वेज की जरूरत हो रही है, कोई तरीका मेरे पास होना चाहिए। तो मुझे इस यूनिट में पहले तो ये सीखना है वो कौन कौन से ऐसे लैंग्वेज हो सकते हैं या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम चीजों को समझ सकते हैं आसानी के साथ, पहली बात। दूसरी चीज, अगर वो लैंग्वेज है, तो मैं अगर हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं तो हिंदी में बात करने के पहले और इतना बड़ा सेंटेंस फ्रेम करने के पहले कुछ बेसिक चीजें थी जो शायद हमें और आपको मालूम है। इसमें अक्षर होते हैं, इसमें व्यंजन होते हैं, इंग्लिश में वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, और फिर हमारे पास वर्ड्स होते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ, और उनको हम एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो सब उसकी मीनिंग निकलती आती है। यानी हर एक लैंग्वेज के साथ दो चीजें और जुड़ी हुई होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में यूज हो रहा है, तो मुझे उसके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स दोनों चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के केस में कौन कौन से सिंटैक्स हो सकते हैं या लैंग्वेज हो सकते हैं, और क्या वो जो लैंग्वेजेस हम रिप्रेजेंट जिसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं, क्या उनके कुछ एडवांटेजेस हैं या उनकी कुछ लिमिटेशंस है, और हम उस लिमिटेशंस को क्या ओवरकम करते हैं, और फिर हम लोग रीजनिंग या इन्फ्रेंस कैसे निकालेंगे किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन में। हम लोग ये सारी बातें जो हैं अपने इस पर्टिकुलर यूनिट में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है मेनली तीन चीजों पे बात कर रहा है। पहला वो बात कर रहा है जिसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में कहें, दैट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशन के बारे में बात हो रही है। नाउ ये कहीं ना कहीं आप जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जो हमारे पास डेटा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, उसी तरीके से जो नॉलेज हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो भी मशीन में किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में। तो थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड, हालांकि मैं उस बेस को भी बनाऊंगा जब आपसे डिस्कस करूंगा, ये मानते हुए कि हो सकता है आपको ध्यान ना हो, उस बैकग्राउंड को भी मैं ध्यान में रखते हुए मैं चीज बोलूंगा, ठीक है। और तो हमें जो है एक जो चीज सीखनी है वो पहले तो ये समझनी, वो जो लैंग्वेज के फॉर्म में आ रही है वो है प्रोपोजिशन लॉजिक। और प्रोपोजिशन लॉजिक में काफी कुछ ट्रुथ टेबल वगैरह यूज होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूज होगा। तो ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें कुछ रूल्स लगते थे जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे इन सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग कंक्लूजन में कैसे पहुंचते हैं, वो कंक्लूजन पे पहुंचने का तरीका वही सब होगा, चीजों को सिंप्लीफाई करना होगा, चाहे वो ट्रुथ टेबल की मदद से हो, चाहे वो आपका उसके थ्रू हो, दैट इज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेरियस लॉज के फॉर्म्स में। और एक तीसरी चीज है जो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है, तो इस वजह से वो चीज हमें मालूम होना चाहिए, वो है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन होता क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, और रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, एक इन्फ्रेंस मैकेनिज्म है, एक इन्फ्रेंस टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर यूनिट में जो हमें आना चाहिए। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात हो रही है, फिर हमारी बात इन सब चीजों की हो रही है।
फिर अगला जो आएगा, थोड़ा सा हम लैंग्वेज को बदल देंगे। वो लैंग्वेज क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की क्या एडवांटेज है और उसका कंपैरिजन होगा हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक के साथ। और उसमें भी रेजोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, बट वो रेजोल्यूशन में अप्लाई करने का पार्ट मैं आप पर छोड़ दूंगा, क्योंकि टेक्निक वही होगी, लैंग्वेज में हल्का सा अंतर है, बट वो चीज मालूम आपको। आप अपने आप थोड़ा सा एफर्ट करिएगा। और तीसरी चीज फिर हमारे पास आती है, ये जो सेंटेंस हमने बोला था जहां पर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी करने का मतलब जैसे ये हो गया, ये बात बोली कि भाई कोई टायर पंचर हो गया, तो अब इस तरह के केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला ये वाला जो यूनिट आने वाला है आपका, जो अगले 1-2 हफ्ते आपका चलेगा, ये थोड़ा सा इस नाते कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज जो बाकी जो यूनिट आने वाले हैं इसके बाद, वो थोड़ा जल्दी भी होंगे, छोटे भी हैं इससे, और थ्योरेटिकल इन नेचर भी है। ठीक है। सो यहां तक जो हमने बेस बनाया हुआ है, इसमें तक अभी तक कुछ पूछना है या हम लोग आगे चले? सो हम लोग को जो चीजें समझनी है, जो डिस्कस करनी है, एक बार अब थोड़ा सा फॉर्मलाइज करेंगे। अभी एक इनफॉर्मल डिस्कशन की तरह हुआ। इन सब का मतलब क्या है जो हम बात कर रहे हैं? नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज बेस या क्या चीज होती है? लॉजिक वर्ड हम बड़े जेनरिक टर्म से बोलते हैं, इसका लॉजिक बता दो, पर इस लॉजिक का मतलब क्या हुआ? लॉजिक को हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट, मतलब नॉलेज के थ्रू जो लॉजिकली जो चीजें दी हुई है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं, और अगर हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू करते हैं तो उनका सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को समझने की जरूरत है। और फिर हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में बात करेंगे, और प्रोपोजिशनल लॉजिक के साथ जो चीज, इसमें 2 चीजें नहीं लिखी हुई है, वो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और आपका ऐसे नॉलेज जहां पे अनसर्टेनिटी है, जहां पे बेस थ्योरम वगैरह, इन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, एक टर्म आता है, वो आता है डेटा और नॉलेज। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब हम यहाँ पर डेटा भी बात कर रहे हैं, नॉलेज भी बात कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक टर्म और जोड़ दिया, तीसरा टर्म आ जाता है इंफॉर्मेशन। तो डेटा, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या आपस में रिश्ता है, और आपस में कैसे जुड़े हुए, जिससे कि अगर कोई एग्जांपल बता सको, जिससे कि मुझे इन तीनों के बारे में थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। एनी वन ऑफ यू? सर सबसे पहले होता है डेटा, जो कि सर रॉ मटेरियल होता है, जिससे कि हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसको सही अ, सही तरीके से अरेंज करके, उसके बाद सर उस इंफॉर्मेशन से नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा? तो सर एग्जाम्पल तो याद नहीं। अरे भाई, याद करने को कौन कह रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं याद रहता है इससे। ये तो एग्जाम्पल ऐसे ही डे टू डे लाइफ की बात हम लोग कर रहे हैं। एनीवन एल्स? सर एग्जांपल जैसे सर डेटा अगर हम लोग ले लिए स्टूडेंट, हाँ, और एक जगह से लिखा हुआ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का नाम एंड उसका फोन नंबर, रोल नंबर, एक सर एक ही जगह ये सब लिखा हुआ, तो वो आपका हो गया सर इंफॉर्मेशन। ठीक।
सर नॉलेज मींस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक बात है, ठीक है। नॉलेज का मतलब ये होगा ना कि जो इन्फॉर्मेशन हो गया उसको हम रिटेन कर पा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक बात है। हम जो चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिटेन तो करेंगे ही। ठीक बात कह रहे हैं आप। तो जैसे आपने बताया कि डेटा आर बेसिकली रॉ फैक्ट्स, और उन रॉ फैक्ट्स को हम लोग लेटर ऑन ऑर्गेनाइज करते हैं सर्टेन इंफॉर्मेशन के बीच में, और उस सर्टेन इंफॉर्मेशन की मदद से हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन में हम लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नीचे जो लिखा हुआ है वो एक डॉक्टर का लिखा हुआ है। जैसे हमारी कभी तबीयत खराब होती है तो हम करते क्या है, यहाँ तमाम चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ डेटा का भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ नॉलेज का भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इंफॉर्मेशन की भी कहीं ना कहीं उसका यूज भी हो रहा है। तो मान लेते हैं मेरी तबीयत खराब है और हमने कुछ टेस्ट वगैरह कराए हुए हैं, या हमारे पास कुछ, जब तबीयत खराब होने के बाद हम अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो अपने टेस्ट रिपोर्ट्स को भी ले जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं एज अ लेमैन, जो मैं जिस तरीके से अपने डॉक्टर को समझा पाता हूँ वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे पास क्या क्या सिम्टम्स ऑलरेडी हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को अपने पर्टिकुलर जो डॉक्टर जिसको हम लोग दिखा रहे हैं हम उसको जो है उनको बताते हैं। तो एक तरीके से जो डेटा है वो हमारे पास गैदर हो रही है, और गैदर होने के बाद वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, जिससे कि वो समझ सके कि क्या वो चीज आ रहा है, वो डॉक्टर के पास आ रहा है। अब डॉक्टर की अगर हम सिचुएशन देखें तो जो डॉक्टर है वो भी एक डॉक्टर बनने से पहले तमाम सारे उसके साथ भी चीजें हुई, क्योंकि वो एक एजेंट है। और वो किस तरह का एजेंट है, वो एक लर्निंग एजेंट है, वो सीखता हुआ आ रहा है, और उसके जो सीखने के तरीके हैं वो तमाम तरीके से हुए होंगे। वो अपने आप जब मेडिकल कॉलेज में रहा होगा तो उस समय उसने पढ़ाया होगा, उसने बुक्स को रेफर किया होगा, बुक्स को उसने समझा होगा, ये सारी चीजें उसने गैदर की होंगी। उसे कुछ चीजें ऐसी होंगी ना, जैसे दो डॉक्टर के पास जाओ सेम सिम्टम्स को लेकर, बट वो जो है फिर भी अलग अलग तरीके से वो कहीं ना कहीं बिहेव करते हैं। तो यानी कि वो बिहेवियर अलग अलग तरीके से क्या होता है, क्योंकि उनके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसको भी वो साथ में यूटिलाइज करते हैं। तो वो बिलीव्स, वो चीज जब डॉक्टर अर्लियर या तो इंटर्नशिप के दौरान जो उसने सीखा, या वो अलग अलग पेशेंट्स के साथ जब वो इंटरैक्ट कर रहा था उस दौरान वो सारी चीजों का वो इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करते हुए वो पेशेंट को बताता है कि भाई वो पर्टिकुलर दवाई जो है वो उस पेशेंट को देता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अब हो क्या रहा है, शुरुआत में मेरे पास क्या है, रॉ डेटा है, और रॉ डेटा को हम थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रॉ डेटा, यही तो कहा जाता है रॉ डेटा व्हेन प्रोसेस्ड इज नोन एज इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के रूप में वो आना शुरू हो जाता है। फर्दर हम उसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। ना, ह्यूरिस्टिक्स का मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें मालूम है, वो मालूम डॉक्टर को किस तरीके से हुई, वो डॉक्टर को मालूम हुई अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, वो मालूम हुई आप उसको इंटर्नशिप के दौरान, वो मालूम हुई बुक्स को जो जिस तरीके से उसने समझा हुआ है, और फिर वो उसको भी वो अप्लाई करता है। तो यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा आपका, हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है?